जाए तो कोई सिस्टम है, सराउंडिंग से सिस्टम में जितना हीट सप्लाई किया जाएगा सिस्टम भी सराउंडिंग पे उतना ही वर्क करेगा। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक स्टेटमेंट। और उस स्टेटमेंट को एप्लीकेशन में कन्वर्ट किया तो आया डी क्यू इजकल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। डी क्यू क्या है? हीट है, यह है इंटरनल एनर्जी, और डी डब्ल्यू क्या? वर्क डन, वर्क डन। तो यहां से अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? कांस्टेंट वॉल्यूम पे पूछ रहा है हीट का फॉर्मूला। तो कांस्टेंट वॉल्यूम है ना, तो वर्क क्या होता है? वर्क एक्सप्लेन करें, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ही होता है, बेसिक पढ़ते हैं। और प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स बाय एरिया। तो यहां से फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा प्रेशर इंटू एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पे एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है वॉल्यूम। तो यहीं से वर्क का फॉर्मूला है पी डीवी। तो ये होता है रिवर्सिबल के लिए, क्लोज सिस्टम के लिए। अगर हम बात करें ओपन सिस्टम के लिए, तो ओपन सिस्टम में वर्क इक्वल टू होता है माइनस VdP, तो ध्यान रखिएगा। तो वर्क इक्वल टू PdV होता है। तो यहाँ पे क्योंकि आइसो बारीक प्रोसेस है, वॉल्यूम क्या है? यहाँ पे कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वर्क यहां से सॉल्व करेंगे तो आएगा P2 माइनस V1, और वॉल्यूम कांस्टेंट है, दैट मींस V2 इज इक्वल टू V1, तो वर्क डन हो गया 0। मतलब यहां से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन कितना होता है? 0 होता है। अब यहां से क्वेश्चन क्या, हीट का इक्वेशन क्या आएगा? तो इसको जब फर्स्ट लॉ में पुट करेंगे तो यहां क्या मिलेगा? वर्क का वैल्यू पुट करेंगे तो डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस 0 हो जाएगा, क्योंकि वर्क डन क्या है? 0 है। और इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mCV/dt, मतलब T2 माइनस T1। तो यहां से हीट भी उसी के इक्विवेलेंट हो जाता है। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में हीट का फॉर्मूला हो गया mCV/dt, और mCV/dt ऑप्शन नंबर डी में है आवाज आ रही है? हेलो, तो म्यूट दिख रहा है। अच्छा अच्छा, थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू जा रहा है बार बार, थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर है कि फिर से करें डिस्कस? क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर है या फिर से करना होगा डिस्कस? देख लीजिए, हीट सप्लाई एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे पूछा जा रहा है। चल रहा है? अच्छा ठीक है, आवाज आ रही है? अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करें, फिर से आगे चलें? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या सेकेंड लॉ से है? क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट लॉ से, क्वेश्चन नंबर 8 है सेकेंड लॉ से। सेकेंड लॉ क्या क्या है? कैल्विन प्लैंक्स स्टेटमेंट से क्वेश्चन है। तो कैल्विन प्लैंक्स स्टेटमेंट क्या था कि एक सिंगल रिजर्वायर से हीट को हम लोग वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, तो इस पे बेस्ड क्या है? हीट इंजन है। अगर क्वेश्चन आता है कि कैल्विन प्लैंक्स पे बेस्ड कौन सा इंजन है, तो हीट इंजन बात करेंगे। और इसमें एक और लॉ है जिसको बोलते हैं क्लॉसियस स्टेटमेंट, और क्लॉसियस स्टेटमेंट पे क्या बेस्ड है? तो रेफ्रिजरेशन, या दूसरा क्या है? हीट पंप। तो अभी हम बात कर रहे हैं हीट इंजन का, क्योंकि कैल्विन प्लैंक्स के बारे में बात कर रहे हैं। ये सोर्स है T1 सोर्स, और T2 क्या? सिंक का टेम्परेचर है, T1 सोर्स का टेम्परेचर है। तो अगर यहां से एनर्जी बैलेंस कर रहे हैं तो लिख सकते हैं ना Q1 इनपुट इक्वल टू आउटपुट। तो इनपुट क्या है? Q1, आउटपुट क्या हो रहा है? W प्लस
Q2 हो रहा है, तो यहां से वर्क इज इक्वल टू निकल गया Q1 माइनस Q2, और T1 जो है ऑलवेज ग्रेटर देन है T2, दैट मीन्स हीट भी Q1 जो है Q2 से ग्रेटर देन है। तो इससे जो वैल्यू आएगा पॉजिटिव वैल्यू आएगा, या जीरो इक्वल होगा तो जीरो आएगा, निगेटिव में कभी जा नहीं सकता। तो ऑप्शन नंबर 1 तो निगेटिव के बारे में बात कर रहा है, तो गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 2 केवल इज इक्वल टू के बारे में बात कर रहा है, तो ये कब इक्वल कब होगा, जब इनपुट और आउटपुट हीट जब सेम होगा उस समय इक्वल टू होगा। तो पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, मतलब क्या, ग्रेटर देन है, इसलिए वर्क हमेशा ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो होगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा केल्विन प्लैंक्स के लिए। और यहां से एक और मोस्ट अप्रोप्रिएट क्वेश्चन बनता है यहां से सीओपी के बारे में, तो उसको भी देख लेते हैं। जैसे हीट इंजन था, दूसरा क्या है, हीट पंप और रेफ्रिजरेशन। हीट पंप और रेफ्रिजरेशन सेकेंड लॉ से ही डेवलप हुआ, लेकिन क्लॉसियस स्टेटमेंट है। क्लॉसियस स्टेटमेंट क्या था कि बिना कोई एक्सटर्नल एजेंसी यूज किए लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की तरफ हीट फ्लो नहीं करा सकते। तो उसके लिए एक्सटर्नल एजेंसी चाहिए, और वही एक्सटर्नल एजेंसी हीट पंप और रेफ्रिजरेशन के रूप में काम करता है। अगर हम बात करें हीट पंप का, वर्क इनपुट किए। दूसरा बात कर लेते हैं साथ में रेफ्रिजरेशन का भी। दोनों में डिफरेंस क्या वो भी समझ में आ जाएगा। यहां से एक क्वेश्चन बनेगा जनरल इंजीनियरिंग के अंदर भी। तो हीट इंजन और हीट पंप तीनों देखिए एक साथ में, थोड़ा सा हीट इंजन भी बना देते हैं। बस थोड़ा डायरेक्शन खाली देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। हीट इंजन है, हीट इंजन में वर्क बाहर जाएगा, नहीं दिख रहा है तो ठीक है, वो अभी बताए थे। तो डायरेक्शन अलग अलग है हीट पंप और हीट इंजन में, बट रेफ्रिजरेशन और हीट पंप का क्या डायरेक्शन सेम है। और रेफ्रिजरेशन और हीट पंप किस पे बेस्ड है, तो क्लॉसियस स्टेटमेंट पे बेस्ड है। तो हीट इंजन में हम लोग क्या निकालते हैं, इफिशियंसी निकालते हैं, लेकिन हीट पंप और रेफ्रिजरेशन में सीओपी निकालते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। और कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है, तो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट या इफेक्टिव हीट अपॉन वर्क डन। हम बात करें, इसमें बात करें सीओपी का, रेफ्रिजरेशन में रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट अपॉन वर्क डन, और यहां बात करें तो इफेक्टिव हीट बोल देते हैं। हीट अपॉन वर्क डन। तो पंप है ना, बात कर रहे हैं पंप का। तो हीट पंप में पंप क्या इफेक्टिव हीट कौन सा होगा, जितना पंप सप्लाई करेगा। तो जितना पंप सप्लाई कितना हो रहा है, Q1। तो इसका इक्वेशन हो जाएगा Q1 अपॉन W। इसमें क्या रेफ्रिजरेशन है, तो रेफ्रिजरेशन हम क्या चाहते हैं कि अधिक से अधिक ठंडा करें। तो इस एरिया को ठंडा करेगा, मतलब यहाँ से जो हीट निकल रहा है वही इफेक्टिव हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा Q2 अपॉन वर्क डन। और वर्क डन कैसे निकलेगा, तो वही एनर्जी बैलेंस करते हैं। इनपुट क्या है Q2 प्लस W इज इक्वल टू क्या है Q1 है, तो W इसको लिख सकते हैं Q1 माइनस Q2। तो यहां से इक्वेशन बन गया Q1 अपॉन Q1 माइनस Q2, और इसका इक्वेशन बन गया Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2। और एक रिलेशन है दोनों के बीच में, यहां से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है सीओपी ऑफ हीट पंप इज इक्वल टू 1 प्लस सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 9, देखते क्वेश्चन नंबर 9 को, 8 तो हो गया। हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिफाइंड एज।
तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इंट्रॉपी को डिफाइन करता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, इंट्रॉपी क्या होता है? तो ये एक्चुअल में क्या है, रेंडमनेस को दिखाता है। जैसे मॉलिक्यूल्स का बीच का जो रेंडमनेस है उसी को इंडिकेट करता है इंट्रॉपी। जैसे मान लो सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीन फेज का बारे में बात करते हैं, तो सॉलिड, लिक्विड और तीसरा क्या, गैस है। तो इसका जो मॉलिक्यूल्स होगा बहुत नजदीक होगा। जब इसमें हीट देंगे तो वो तो मॉलिक्यूल्स क्या होगा, इधर उधर मूव नहीं करेगा, बस अपने एक्सिस पे रोटेट कर सकता है। तो अगर आपसे पूछे कि सबसे कम इंट्रॉपी किसका होगा, तो सॉलिड का। उससे कम इंट्रॉपी किसका होगा, उससे ज्यादा किसका होगा, लिक्विड का। और सबसे अधिक किसका, गैस का। ये इंट्रॉपी का सीक्वेंस है। तो सबसे अधिक इंट्रॉपी कहां हो रहा है, गैस में। कैसे हो रहा है, इंट्रॉपी क्या है, तो रेंडमनेस को दिखाता है, मॉलिक्यूल्स का रेंडमनेस को दिखाएगा। तो जितना हीट जब सप्लाई करेंगे वो मॉलिक्यूल्स क्या होगा, वो मॉलिक्यूल्स मोशन में आएगा। तो सबसे अधिक मोशन किसमें है, गैस में। उसके बाद लिक्विड में। सबसे कम किसमें रहेगा, सॉलिड में। तो अगर आपसे पूछे इंट्रॉपी सबसे अधिक किसका होता, तो गैस का होता। इंट्रॉपी को हम लोग एस से दिखाते हैं, इंट्रॉपी को हम लोग एस से इंडिकेट करते हैं। और चेंज इन इंट्रॉपी इक्वल टू होता है चेंज इन हीट अपॉन टी लिखते हैं ना, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। मतलब इंट्रॉपी और हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। अगर आपसे बात है कि डीएस डायरेक्टली टू डी क्यू, मतलब हीट बढ़ाएंगे तो इंट्रॉपी भी बढ़ेगा। और दूसरा क्वेश्चन यहां से क्या बन रहा है कि सबसे ज्यादा इंट्रॉपी किसमें होता है, गैस में होता है। तीसरा यहां से क्या बन सकता है क्वेश्चन कि इंट्रॉपी, अच्छा ये कहां से डेवलप हुआ, तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से है। थर्मोडायनेमिक्स से है। इससे ज्यादा इंट्रॉपी का अगर यूनिट के बारे में बात कर लेगा तो हीट का यूनिट किलो जूल या जूल भाई क्या केल्विन हो जाएगा। अगर जूल पर केल्विन या किलो जूल पर केल्विन हो जाएगा। दूसरा इंट्रॉपी, अगर इंट्रॉपी कांस्टेंट है, इंट्रॉपी कांस्टेंट है तो उसको भी बताया था ना, क्या बोलते हैं उसको, आइसेंट्रॉपी, या आप बोल सकते हैं एडियाबेटिक। एडियाबेटिक प्रोसेस आइसेंट्रोपिक, या मोर अप्रोप्रिएट बोलना होगा तो बोलेंगे रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस है। ठीक है, उसका जब इंट्रॉपी कांस्टेंट होगा तब, मतलब डीएस इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन। इसलिए जहां हीट कांस्टेंट होता है वहां इंट्रॉपी कांस्टेंट होगा, और जहां पे हीट इंट्रॉपी कांस्टेंट है वहां पे हीट कांस्टेंट होगा। और दोनों में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन। ठीक है, एक कंडीशन है हीट इंट्रॉपी के बीच में कि डीएस जो है हमेशा लेस देन इक्वल टू जीरो होगा। तो कब कंडीशन होगा, तो अगर डीएस लेस देन है जीरो से तो ये प्रोसेस क्या होगा, रिवर्सिबल होगा। या डीएस इज इक्वल टू, अगर जीरो के बारे में बात करेंगे तो क्या होगा, रिवर्सिबल हो जाएगा। या थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन करें, डी क्यू बाई टी के टर्म में लिख देते हैं। डीएस इक्वल टू होता है डी क्यू बाई टी होता है, लेस देन इक्वल टू का सिंबल दिए। तो यहां से कंडीशन क्या बोल रहा है कि इंट्रॉपी अगर डी क्यू बाई टी से लेस है तो बोलेंगे रिवर्सिबल है, सॉरी इरिवर्सिबल है। और डी एस इज इक्वल टू डी क्यू बाई टी है तो बोलेंगे क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। अगर इस तरह का हो जाएगा डी एस अगर बड़ा हो जाएगा तो बोलेंगे कि इम्पॉसिबल है। तो तीन कंडीशन है, यहां से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी पूछ दिया जाता है। नेक्स्ट क्या है, सिस्टम कंसिस्टिंग मोर देन वन फेज। अगर एक से अधिक फेज है तो हेट्रोजीनियस हो जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ट्रिपल पॉइंट के बारे में बात कर रहा है। ट्रिपल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट जहां पे तीनों फेज को एग्जिस्ट करे। एक ऐसा पॉइंट जहां पे तीनों फेज को एग्जिस्ट करे, उस पॉइंट को बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। तो तीनों फेज बोलने का मतलब होगा सॉलिड, लिक्विड और गैस। तीनों फेज किसी पॉइंट पे
एग्जिस्ट करता है, उसी पॉइंट को बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। अगर यहां से दिखाना चाहे प्रेशर और टेम्परेचर ग्राफ है और रिप्रेजेंट करने का कोशिश करें, तो ये जो पॉइंट है यही है ट्रिपल पॉइंट। इधर मान लेते हैं सॉलिड है, इधर मान लेते हैं लिक्विड है, इधर क्या है गैस है। तो तीन फेज है और तीनों फेज किसी जिस पॉइंट पे एग्जिस्ट करता है वो क्या है ट्रिपल पॉइंट है। अब ये ट्रिपल पॉइंट का क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। तो ट्रिपल पॉइंट फॉर वाटर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू जीरो। अच्छा, जीरो क्या नहीं होगा। तो अभी बताएं इंथैल्पी के बारे में बताएं। इंथैल्पी क्या था, U प्लस पीवी, U प्लस पीवी था। तो यहां तो ऑप्शन इंथैल्पी जगह लेके कैसे होगा उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। ये जीरो नहीं होगा। इस पॉइंट पे अगर बात करें ट्रिपल पॉइंट कहां होता है वाटर केस में, टेम्परेचर कितना होता है, तो टेम्परेचर होता है लगभग जीरो होता है, मतलब 0.1 डिग्री सेल्सियस। अगर इसको कैल्विन में बोल सकते हैं तो 0 डिग्री कैल्विन या 0.16, मतलब 278 करें ना, 273.16 कैल्विन होता है। अगर प्रेशर लें इस पॉइंट का, ट्रिपल पॉइंट का प्रेशर कितना होता है, तो अप्रोक्सीमेटली 611 पास्कल होता है। ये तो प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया। अब यहां पे बात है इंथैल्पी का। तो इंथैल्पी का प्रेशर यहां जीरो नहीं है ना, प्रेशर जब जीरो नहीं है तो इंथैल्पी जीरो कैसे हो जाएगा। ठीक है, अगर इंटरनल एनर्जी को जीरो भी कर दें, क्योंकि इंटरनल एनर्जी क्या होता है, अभी लिखा है था ना एम टीबी डी टी। तो अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है मतलब इंटरनल क्या है जीरो है। तो इंटरनल जीरो, लेकिन क्या है यहाँ पे प्रेशर जीरो नहीं है, वॉल्यूम कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा। तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम का वैल्यू कुछ होगा, इसलिए इंथैल्पी कभी जीरो नहीं हो सकता इस पॉइंट पे। ठीक है, इंटरनल भी जीरो होगा। इंट्रोपी इसलिए जीरो होगा क्योंकि इंट्रोपी क्या था dq बाई टी। अगर हीट कांस्टेंट है तो इंट्रोपी भी क्या हो गया जीरो हो गया और इंटरनल एनर्जी भी जीरो हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इंथैल्पी जीरो नहीं होने का पर्पस यही है कि U प्लस पीवी है ना, पीवी जीरो नहीं है। जब पीवी जीरो नहीं है तो जीरो नहीं होगा इंथैल्पी। दूसरा एक पॉइंट था क्रिटिकल पॉइंट, इस पर मतलब क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। क्रिटिकल पॉइंट पे ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ से 12 पूछता है कि यहाँ पे इंथैल्पी जीरो होता है, क्रिटिकल पॉइंट पे इंथैल्पी जीरो होता है, ट्रिपल पॉइंट पे इंथैल्पी जीरो नहीं होता। क्वेश्चन है कौन सा इरिवर्सिबल साइकिल है। तो इरिवर्स मतलब क्या होता है, हम उसको वापस, तो इस मतलब लाइफ है, टाइम है, टाइम अगर क्रॉस कर गया तो वापस रिवर्स नहीं कर सकते हैं, उसको इरिवर्सिबल। जैसे मान लो स्प्रिंग है, स्प्रिंग को कंप्रेस किए और छोड़ दिए तो क्या एक्सपेंड हो जाएगा, तो स्प्रिंग को बोलेंगे रिवर्सिबल है। बट लाइफ अपना क्या इरिवर्सिबल प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोसेस जो मतलब मान लो कि दो पॉइंट के बीच में अगर हम कोई ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, दो पॉइंट हमारा पी भी है और ए है, दूसरा बी है। ए बी के बीच में मान लें कि यहाँ पे हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर ग्राफ है, ऐसे जा रहा है सपोज दैट। ए है, दूसरा बी है, ए से हम जा रहे हैं बी की तरफ। और फिर जब बी से ए पे आएंगे इसी लाइन पे वापस आ जाएंगे तो बोलेंगे रिवर्सिबल है। जिस लाइन से गए उसी लाइन से अगर वापस आ रहे हैं तो बोलेंगे रिवर्सिबल है। बट अगर हम वापस आ रहे हैं तो अगर वैल्यू चेंज हो जा रहा है, टी पॉइंट पे आ रहा है, तो बोलेंगे इरिवर्सिबल प्रोसेस है, तो रिवर्सिबल नहीं है। तो क्वेश्चन क्या, कोई भी साइकिल जो होता है सारा का सारा साइकिल क्या होता है, तो क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं। आवाज आ रही है मेरी, कोई लाइव है, आवाज आ रही है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या था देखते हैं। यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा इरिवर्सिबल साइकिल है। तो साइकिल कोई भी इरिवर्सिबल नहीं होता, जितना ही बढ़ता है सारा का सारा क्या होता है रिवर्सिबल होता है। तो इसमें नॉन ऑफ
डेवलप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि साइकिल में अगर कोई भी साइकिल है, जैसे ऑटो साइकिल है, डीजल है, डुअल, बहुत सारा साइकिल है, कार्नोट भी है। तो अगर कार्नोट साइकिल का ही बात कर रहा था, तो इसमें से अगर पीवी डायग्राम है, इसका टीएस डायग्राम भी देख लेते हैं। टीएस मतलब टेम्परेचर इंट्रोपी डायग्राम, पी मतलब प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम। तो यहां से तो क्लियर आपको दिख रहा होगा क्या हो रहा है। दो ठो क्या है, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस है, और दो ठो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। तो साइकिल में बात करें, हम कहीं से भी काउंटिंग कर रहे थे, 1 है, 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये जो साइकिल है ये बार बार रिपीट होता है, इसको बोलते हैं रिवर्सिबल साइकिल बोलते हैं। ऐसा नहीं है जो रिवर्सिबल नहीं हो, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज्ड वर्किंग मीडियम एयर स्टैंडर्ड। अब एयर स्टैंडर्ड साइकिल कौन कौन सा होता है? तो एयर स्टैंडर्ड साइकिल में जितना भी कार्नोट साइकिल हो गया, ऑटो साइकिल हो गया, डीजल साइकिल हो गया, डुअल साइकिल हो गया, ये सारा का सारा क्या एयर स्टैंडर्ड साइकिल है। मतलब वर्किंग फ्लूइड क्या होता है, इसमें एयर होता है। और एयर क्या है, एयर को किस कैटेगरी में रखते हैं? आइडियल तो होता नहीं है, परफेक्ट होता है। ठीक है, एयर जो होता है परफेक्ट गैस होता है। और कुछ कुछ वैल्यू है जो डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा आपसे, सीवी का वैल्यू क्या होता है, सीपी का वैल्यू क्या होता है, आर का वैल्यू क्या होता है, और गामा का वैल्यू क्या होता है। ये चार टर्म है, इसको तो समझ लीजिए पहले। सीवी क्या होता है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और एयर के लिए बात कर रहे हैं ना, एयर के लिए तो सीपी का वैल्यू होता है 0.718। यूनिट ध्यान रखिएगा, यूनिट से भी क्वेश्चन पूछता है, किलो जूल पर केजी केल्विन। उसी तरह स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर, इसका वैल्यू होता है 1.00528 भी कहीं लिखा जाता है, बट 1.005 किलो जूल पर केजी केल्विन। आर क्या होता है, सीपी माइनस सीबी होता है। और एयर के लिए दोनों का माइनस कीजिए तो आंसर आएगा 0.287। यूनिट तो वही हो जाएगा, किलो जूल पर केजी केल्विन। और गामा क्या होता है, एडियाबेटिक इंडेक्स होता है, इसको बोलते हैं एडियाबेटिक इंडेक्स। और आर क्या था, गैस कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट है। और गामा क्या है, एडियाबेटिक इंडेक्स है। ये होता है सीपी अपॉन सीवी, इसका वैल्यू होता है 1.4। तो जो भी डेटा लिखे हैं सारा का सारा एयर के लिए, ठीक है। और एयर को हम लोग बोलते हैं परफेक्ट गैस, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कूलिंग टावर। तो कूलिंग टावर में वाटर को कंडेंस कर, वाटर कूल्ड बाय द प्रोसेस। तो वाटर किस प्रोसेस के द्वारा कूलिंग टावर में ठंडा करता? तो यहां तो इवोपरेटर हो जाएगा। तो चार चीज बेसिकली अगर हम बात करें किसी भी VCC में बात करें अगर रेफ्रिजरेशन का, तो उसमें चार कंपोनेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, फ्रिज में जहां पे हम लोग कोई सामान रखते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं इवोपरेटर। अगर आप आपको बात करें तो क्या है, इवोपरेटिंग चैम्बर है। उस चैम्बर से क्या करता है, कूलेंट हीट को निकाल के एटमोस्फेयर में डंप कर देता है। तो जिस चैम्बर से हीट निकालता है उसको बोलते हैं इवोपरेटिंग चैम्बर। तो इसी चैम्बर को ठंडा करना रहता है, तो यहीं से हीट निकालता है। तो यहाँ भी जो कूलिंग टावर में वाटर जो होगा, वाटर कूल कैसे करेगा, इवोपरेशन करेगा। ठीक है। सब्लिमेशन क्या होता है, सब्लिमेशन जब डायरेक्ट सॉलिड से कोई गैस बन जाए, जैसे कपूर, कपूर क्या होता है, सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन जाता है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन हो गया। फ्यूजन क्या होता है, फ्यूजन जब क्या होता है, मान लो कोई लिक्विड में है और लिक्विड से जब सॉलिड बन जाता है उसको बोलते हैं फ्यूजन। ठीक है। एक होता है मेल्टिंग, मेल्टिंग क्या होता है, जब सॉलिड से लिक्विड बनता है उसको मेल्टिंग बोलते हैं। सब्लिमेशन तो समझ में आ गया।
कंडेंस क्या होता है, जहां से हम इस प्रोसेस क्या करते हैं, लेटेंट हीट को केवल निकालते हैं। लेटेंट हीट क्या होता है? लेटेंट हीट ऐसा हीट होता है, हीट का एडिशन और सब्सट्रैक्शन कहाँ करता है, फेज चेंज पे। जहां भी फेज चेंज करना हो, जैसे मान लो 0 डिग्री सेल्सियस है, वाटर किस में ले रहे हैं, एट एटमोस्फेरिक प्रेशर, या 100 डिग्री सेल्सियस में वाटर को ले रहे हैं किस पे, एटमोस्फेरिक प्रेशर पे। तो 0 डिग्री पे दोनों दो फॉर्म होता है ना, एक लिक्विड फॉर्म होता है, दूसरा क्या होता है, सॉलिड फॉर्म होता है। तो दोनों फॉर्म होता है, वाटर का लिक्विड फॉर्म भी होता है, सॉलिड फॉर्म भी होता है। तो जब लेटेंट हीट को 0 डिग्री से लेटेंट को जब सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो क्या बनेगा, सॉलिड बनेगा। तो सॉलिड बन जाएगा, दैट मीन्स क्या, उसमें से लेटेंट को निकाल, लेकिन टेम्परेचर वेरी नहीं किया ना। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे जब हीट का एडिशन और सब्सट्रैक्शन होता है उसको बोलते हैं लेटेंट हीट। और उसका यूज क्या होता है, फेज चेंज करने में, या 100 डिग्री सेल्सियस पे भी लिक्विड से वेपर जाना, वहां भी जो है लेटेंट हीट। तो कंडेंसर में वही होता है, कंडेंसेशन में वही होता है, केवल लेटेंट हीट को रिमूव करते हैं, जिससे क्या हो, रेफ्रिजरेंट अपना फेज चेंज कर दे। तो जहां हीट रिसीव होता है वो इवोपरेशन, वो क्या होता है, इवोपरेटर होता है, और उसी में हीट को, वहीं से हीट को रिसीव करते हैं। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सॉलिड फ्यूल हैविंग द हाईएस्ट क्लोरिफिक वैल्यू। तो पहले बात करते हैं क्लोरिफिक वैल्यू क्या होता है। तो एक स्पेसिफिक अमाउंट में, किसी स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ ऑब्जेक्ट को, चाहे फ्यूल को जलाने से जो हीट मिलता है उसको बोलते हैं हम लोग क्लोरिफिक वैल्यू। जैसे मान लिए एक यूनिट अमाउंट ऑफ फ्यूल को जलाने से जो हीट मिला उसी को क्या बोलेंगे, क्लोरिफिक वैल्यू बोलेंगे। जैसे 1 लीटर मेरे पास पेट्रोल है, 1 kg पेट्रोल है, तो उसका लगभग क्लोरिफिक वैल्यू का, पेट्रोल का होता है क्लोरिफिक वैल्यू लगभग 45,000 किलो जूल पर केजी होता है। पेट्रोल हो या डीजल हो। तो उसी तरह कहीं कोल जला रहा है, लकड़ी जला रहा है, तो एक स्पेसिफिक अमाउंट में उसको जलाने से जो एनर्जी मिलेगा उसको क्या बोलेंगे, क्लोरिफिक वैल्यू बोलेंगे। उस हीट को क्लोरिफिक वैल्यू बोलेंगे। तो सबसे इसमें बेस्ट क्वालिटी का कोल, चाहे बात करें सबसे बेस्ट, इसमें से कौन सा होता है, एंथ्रासाइड होता है। एक कोयला का कैटेगरी है, कोल का कैटेगरी है, सबसे अच्छा कैटेगरी वही होता है एंथ्रासाइड। इसीलिए इसमें ज्यादा क्लोरिफिक वैल्यू होता है इस सब के कंपेयर में। लगभग 12,000 किलो जूल पर केजी इसका क्लोरिफिक वैल्यू होता है। तो सॉलिड केस है, इसलिए इसका, इसमें सबसे अच्छा जो है सॉलिड फ्यूल वो क्या है, एंथ्रासाइड। क्वेश्चन नंबर 16। आप थोड़ा एक टर्म आ रहा है इसके बारे में बात कर रहे हैं। द मटेरियल विच एग्जिबिट द सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी, सेम इलास्टिक प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन। कौन सा मटेरियल है जिसमें सारे डायरेक्शन में उसका इलास्टिसिटी या इलास्टिक प्रॉपर्टी क्या सेम होता है। तो ऐसा मटेरियल क्या होता है, आइसेंट्रोपिक, नहीं आइसोट्रोपिक। ध्यान रखिएगा, यहाँ दोनों नाम सेम है। यह आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होता है, जिसमें बताया ना हीट कांस्टेंट होता है, या इंट्रोपी जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। थोड़ा सा नाम से कंफ्यूज मत होइएगा। तो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस क्या होता है, इंट्रोपी कांस्टेंट प्रोसेस। और यहाँ क्या था, होमोजीनियस। होमोजीनियस तो क्या होता है, उसका पार्टिकल्स के बारे में बात किया था। तो नेक्स्ट है इन इलास्टिक। तो यहाँ से ऑप्शन छाटिएगा तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि ये प्रोसेस है। इन इलास्टिक तो इलास्टिक मटेरियल है ही नहीं। होमोजीनियस तो मन में आएगा होमोजीनियस भी हो सकता है, उससे मोर अप्रोप्रिएट क्या हो जाएगा, आइसोट्रोपिक। तो कहीं भी जितना भी मेटल है ना, जितना भी मेटल है वो सारा का सारा मेटल लगभग क्या होता है, आइसोट्रोपिक मटेरियल होता है। सारे डायरेक्शन में क्या होता है, इसका इलास्टिक प्रॉपर्टी जो होता है सेम होता है। एक्स वाई जेड किसी डायरेक्शन में बात करें तो इलास्टिक प्रॉपर्टी सेम होता है। अब है पॉइजन रेशियो। थोड़ा सा अब तो सिविल और मैकेनिकल दोनों
इसको सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन आ गया स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का। अभी तक जो क्वेश्चन था वो सारा का सारा थर्मोडायनेमिक्स से था। अभी क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो है आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से। बात कर रहे हैं पॉइजन रेशियो को, तो पॉइजन रेशियो को म्यू से भी दिखा सकते हैं और 1/m से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है? लेटरल स्ट्रेन बाय लीनियर स्ट्रेन। लेटरल बाय लीनियर होता है। लेटरल स्ट्रेन किसको बोलेंगे? जैसे मान लीजिए कोई सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का कोई बार है मेटल का, इस पे एक्सियल फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं। तो जब एक्सियल फोर्स अप्लाई करेंगे, अभी मान लेते हैं इनिशियल लेंथ जो है L है और ये थोड़ा सा इलोंगेट होके फाइनल जितना चेंज हुआ वो डेल्टा L इसमें मान चेंज हो रहा है। तो लेंथ के मतलब फोर्स के पैरेलल अगर कोई चेंज हो रहा है तो उसमें जो स्ट्रेन हो रहा है उसको बोलते हैं लीनियर स्ट्रेन। लीनियर स्ट्रेन। तो यहां पे हो जाएगा चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। और लेटरल क्या होगा? तो अगर हम लेंथ के अकॉर्डिंग फोर्स लगा रहे हैं, लेंथ बढ़ा जा रहा है, ऑटोमेटिक क्या होगा? इसका डायमीटर डिक्रीज कर देगा। तो डायमीटर जब डिक्रीज करेगा उसी को बोलेंगे, जो ऑटोमेटिक हो रहा है उसको लेटरल स्ट्रेन बोलेंगे। होता है यहाँ पे क्या हो जाएगा? डायमीटर मान लेते इसका डाया डी है तो हो जाएगा चेंज इन डायमीटर बाय ओरिजिनल डायमीटर। तो फोर्स के डायरेक्शन में अगर कोई डिफॉर्मेशन हो रहा है तो उसको बोलते हैं लीनियर स्ट्रेन। और फोर्स के डायरेक्शन से 90 डिग्री पे अगर कहीं डिफॉर्मेशन हो रहा है तो उसके अंदर जो स्ट्रेन डेवलप होता है उसको बोलते हैं लेटरल स्ट्रेन। अगर इसी को तो हम बात करें, अगर क्यूबॉइड शेप का कोई सेक्शन है, क्यूबॉइड का कोई सेक्शन है, अगर इसमें हम एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, अगर मान लेते हैं वाई के डायरेक्शन में अगर फोर्स हम लगाते हैं, सपोज दैट पी वाई बोल देते हैं, तो इसमें क्या होगा? वाई के डायरेक्शन में जो स्ट्रेन होगा, अगर एच है, तो अगर हमको स्ट्रेन अलोंग वाई डायरेक्शन निकालना होगा तो क्या बोलेंगे? तो वाई के डायरेक्शन में जो चेंज होगा उसको बोलेंगे लीनियर स्ट्रेन। और लीनियर स्ट्रेन क्या होता है? हुक्स लॉ से आते हैं। तो स्ट्रेस इक्वल टू ई इंटू स्ट्रेन लिखते हैं, तो स्ट्रेन इक्वल टू सिग्मा अपॉन ई हो जाएगा। तो यहां से लिख सकते हैं लीनियर स्ट्रेन। तो लीनियर स्ट्रेन किसमें हो रहा है? वाई के डायरेक्शन में। बट लेटरल का होगा एक्स और जेड डायरेक्शन में। तो लेटरल यहां से निकालते हैं, तो लेटरल स्ट्रेन इक्वल टू यहां से क्या हो जाएगा? म्यू इंटू लीनियर, म्यू इंटू लीनियर। तो म्यू इंटू लीनियर, लीनियर क्या होता है? सिग्मा अपॉन ई। तो सिग्मा अपॉन ई हो गया। जेड के डायरेक्शन में तो जेड लिख दिए। उसी तरह एक्स के डायरेक्शन भी होगा तो सिग्मा एक्स अपॉन ई हो जाएगा। तो जिधर फोर्स लगाते हैं उस डायरेक्शन 90 डिग्री पे जो भी डिफॉर्मेशन होगा वो सारा का सारा किसमें आता है? लेटरल में आता है। तो ये हो गया पॉइजन रेशियो के बारे में। अब पॉइजन रेशियो कहां से कहां वेरी करता है? तो 0 से लेके 0.5 तक वेरी करता है, मैक्सिमम है। तो यहां क्वेश्चन क्या है कि हाईएस्ट वैल्यू ऑफ पॉइजन, तो याद करना पड़ेगा रॉबर का हाईएस्ट वैल्यू होता है पॉइजन रेशियो में, ठीक है, सबसे ज्यादा। और कॉर्क का 0 होता है, कॉर्क का सबसे लोएस्ट होता है और रबर का हाईएस्ट होता है। तो याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 रिलेशन पूछ रहा। क्या देखिए यहां भी बात किया ना, जो भी एनालिसिस होगा सारा का सारा एनालिसिस कौन सा बॉडी को? आइसोट्रॉपिक मटेरियल पे ही हम लोग करते हैं, तो ध्यान रखिए इस पे। तो रिलेशन पूछ रहा है ई और जी और के में, तो 3 रिलेशन है। ई इक्वल टू क्या होता है? 2g 1 प्लस म्यू। ई इक्वल टू 3k
1 माइनस 2 म्यू और ए इक्वल टू 9 के जी 3k प्लस जी। तो ये तीनों के बीच में रिलेशन पूछ रहा है, देख लीजिए ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। 9 के जी 3k प्लस जी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, इन केस ऑफ सर्कुलर सेक्शन, सेक्शन मॉडुलस पूछ रहा है सर्कुलर सेक्शन का। तो मतलब ये बेंडिंग इक्वेशन का क्वेश्चन है। तो क्या होता है बेंडिंग इक्वेशन, क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 19 बात कर रहे हैं हम लोग बेंडिंग इक्वेशन का। m बाई आई इक्वल टू सिग्मा बी बाई वाई इज इक्वल टू ई बाई आर, यह बेंडिंग इक्वेशन है। अब यहां से सेक्शन मॉडुलस के बारे में पूछा जा रहा है। सेक्शन मॉडुलस जैसे दिखाते हैं होता है आई अपॉन वाई, इसको होता है सेक्शन मॉडुलस। और बात कर रहे हैं किसका? सर्कुलर सेक्शन का। तो सर्कुलर सेक्शन का मान लेते डायमीटर इसका डी है। जब हॉलो नहीं बोले तो इसको सॉलिड ही मानना, डायमीटर क्या डी है। और आई एक्स एक्स निकाले या आई वाई वाई निकाले, पाई बाई 64 डी का पावर 4 होता। और वाई क्या होता? डिस्टेंस बिटवीन न्यूट्रल एक्सिस टू आउटर मोस्ट फाइबर। वाई क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन न्यूट्रल एक्सिस, ये मान लिया न्यूट्रल एक्सिस है, न्यूट्रल एक्सिस टू आउटर मोस्ट फाइबर। तो क्या हो जाएगा? पूरा डी है तो डी बाई 2 हो जाएगा वाई। दोनों का वैल्यू यहां पुट करेंगे तो सेक्शन मॉडुलस निकल जाएगा। तो पाई बाई 64 डी का पावर 4 और डी बाई 2 सॉल्व करेंगे तो पाई बाई 32 डी का पावर 3 आ जाएगा। यही है सेक्शन मॉडुलस ऑफ सर्कुलर बॉडी का। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा अगर हम पोलर मॉडुलस बोल दें तो हो जाएगा टॉर्सन इक्वेशन आएगा। समझ पोलर मॉडुलस तो क्या होता है? टी बाई आई पी टॉ बाई आर जी थीटा बाई एल। तो यहां से अगर पूछे पोलर मॉडुलस तो हो जाएगा आई पी अपॉन वाई, आई पी अपॉन आर हो जाएगा। और यहां से इक्वेशन जो है 32 है वो क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा, डी की हो जाएगा। तो ये कब होगा? पोलर मॉडुलस पूछे तब। आई को सेक्शन मॉडुलस, इसलिए दोनों में कंफ्यूजन होगा। तो ये पोलर मॉडुलस है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? सेक्शन मॉडुलस, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, रैंकिन थ्योरी इज अप्लीकेबल टू द। तो ये क्वेश्चन है कॉलम एंड स्ट्रेसेस का, और वहां पे दो इक्वेशन है मेरे पास। लॉन्ग कॉलम के लिए सुटेबल क्या है? यूलर्स इक्वेशन। और रैंकिन क्या है? दोनों के लिए, शॉर्ट कॉलम और लॉन्ग कॉलम दोनों के लिए। तो अगर आपसे पूछे यूलर्स इक्वेशन किसके लिए है तो बोलिएगा लॉन्ग कॉलम के लिए। इक्वेशन क्या होता है? तो पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल ई स्क्वायर। एल ई क्या है? इफेक्टिव लेंथ है, और इफेक्टिव लेंथ में 4 केस है, चारों केस को याद रखिएगा। वहां से क्वेश्चन बनेगा कि अगर पहला केस का बात करें तो ये फिक्स्ड है एक साइड, दूसरा क्या फ्री है। तो जब इस पर लोड लगाएंगे तो क्या होगा? यहाँ पे इफेक्टिव लेंथ 12 हो जाता है। इस तरह चारों केस को ध्यान में रखिएगा। और यहाँ से यूलर इक्वेशन से हम लोग डिफरेंट केस में क्रिपलिंग लोड को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये होता है किसके लिए? लॉन्ग कॉलम के लिए। लेकिन यहाँ रैंकिन है तो रैंकिन का इक्वेशन पे आए हम, अगर रैंकिन निकाले तो यहाँ पे यूलर प्लस कंप्रेसिव दोनों लोड को कंसीडर किया जाता है, कंप्रेसिव प्लस यूलर। इस रिलेशन से क्या आता है? रैंकिन्स फॉर्मूला ड्राइव होता है। अगर यहाँ पे हम रैंकिन्स का बात करें तो सिग्मा सी इंटू ए क्रॉस सेक्शन एरिया 1 अपॉन ए एल ई बाई के का होल स्क्वायर होता है। ये किसका है? रैंकिन फॉर्मूला का, रैंकिन फॉर्मूला। और एक किसके लिए एप्लीकेबल है? तो दोनों के लिए एप्लीकेबल है, तो बोथ शॉर्ट एंड लॉन्ग कॉलम। और यहाँ पे ए क्या है? रैंकिंग कांस्टेंट है, एल इफेक्टिव लेंथ है, के है लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन। ध्यान रखिएगा लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन। लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है? के इक्वल टू अंडर रूट आई अपॉन ए। तो आई क्या रहेगा? मिनिमम, मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना, ध्यान रखिएगा इसे, क्योंकि ये लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन होता है।
ठीक है, तो ये तो सारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल क्वेश्चन था। अब शुरू हो रहा थ्योरी ऑफ मशीन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 से। और फिर से हम एंट्री कर गए मैकेनिकल में। अभी तक तो सिविल और मैकेनिकल दोनों साथ में थे सोम में। अब बात कर रहे हैं थ्योरी ऑफ मशीन का। तो पहला क्वेश्चन है यूनिवर्सल ज्वाइंट। अच्छा, इससे पहले यूनिवर्सल ज्वाइंट क्या होता है, तो बात करते हैं लोअर पेयर और हायर पेयर का। लोअर पेयर और हायर पेयर की बात करते हैं। लोअर पेयर में क्या होता है, दिख रहा है? लोअर पेयर में बात करें तो लोअर पेयर, पेयर मतलब क्या होता है, कॉन्टेक्ट। दो चीज जहां मिलेगा वहां क्या होगा, पेयर बनाएगा। तो जहां पे दो लिंक, लिंक किसको बोल रहे हैं, जो आपस में कनेक्ट हुआ, जैसे मान लेते हैं ये दोनों है तो दोनों कनेक्ट हुआ ना, तो इसको बोलेंगे अलग लिंक है, दूसरा लिंक है। दोनों कनेक्ट हुआ मतलब इसमें मोशन दे रहा है, तो इसमें ट्रांसमीटर हो भी सकता है, ट्रांसमिट नहीं भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि कौन सा लिंक है। आगे क्वेश्चन मिलेगा उस पर बात करेंगे। तो जहां भी दो लिंक मिलेगा एक पेयर बनाएगा। तो पेयर ये दो टाइप का हो सकता है, एक होता है लोअर पेयर, दूसरा होता है हायर पेयर। तो लोअर पेयर किसको बोलेंगे, हायर पेयर किसको बोलेंगे। अगर कोई बॉडी चाहे कोई कॉन्टेक्ट, अगर सरफेस कांटेक्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, सरफेस कांटेक्ट। जैसे सरफेस है, इसके ऊपर कोई बॉडी रखा हुआ है और इस तरह का कोई है बॉडी, कोई सरफेस है और इस पे कोई बॉडी रखा हुआ और इसमें स्लाइड कर रहा है। तो जब स्लाइड करेगा तो क्या होगा, सरफेस कांटेक्ट करेगा ना। अगर मान लीजिए एक बॉडी है, दूसरा एक लिंक है, दूसरा लिंक ये रखा हुआ और इसके ऊपर स्लाइड कर रहा, तो यहां पे क्या दिख रहा है कि ये सरफेस कांटेक्ट में आ रहा है। जहां पे सरफेस कांटेक्ट होता है उसको तो लोअर पेयर। जहां दो पेयर के बीच अगर सरफेस कांटेक्ट हो रहा है तो उसको बोलेंगे लोअर पेयर बोलेंगे। क्लियर हुआ पहले, लोअर पेयर किसको बोलेंगे, तो जहां पे सरफेस कांटेक्ट होता है लोअर बोलेंगे। और हायर पेयर किसको बोलेंगे, जहां पॉइंट और लाइन कांटेक्ट होता है, पॉइंट और लाइन। जैसे मान लीजिए रोलर है, कोई साइकिल का पहिया रोड पे चल रहा है, तो एक लाइन ड्रॉ करेगा ना। या बोल सकते हैं, बहुत फेमस एग्जांपल है कैम प्रोफाइलिंग। अगर हम बात करें, कैम है और साथ में यह फॉलोअर है। ये रोटेट करेगा तो ये टच कर रहा ना, रेसिप्रोकेट करेगा। जब ये रोटेट करेगा तो फॉलोअर रेसिप्रोकेट करेगा। और यहाँ पे पॉइंट कांटेक्ट हो रहा। तो जहां पे लाइन और पॉइंट कांटेक्ट होता है उसको हायर पेयर बोलते हैं। तो दो चीजें हैं खाली, लाइन और पॉइंट। लाइन और पॉइंट कांटेक्ट हुआ तो हायर पेयर, और सरफेस कांटेक्ट हुआ तो लोअर पेयर। तो यहां बात कर रहा है यूनिवर्सल ज्वाइंट का। तो यूनिवर्सल ज्वाइंट होता क्या, पहले दो ज्वाइंट है जिसमें मोशन भी हो सकता है। जैसे मान लिए एक लिंक है, दूसरा लिंक यहाँ ज्वाइंट हो गया। अब ये क्या होगा, ये इसमें क्या है, एंगल भी दिया हुआ है, मूवमेंट ऐसे कर सकता है। तो यहाँ जैसा जहां पे ऐसा ज्वाइंट होगा उसको बोलेंगे यूनिवर्सल ज्वाइंट है। मतलब ज्वाइंट के साथ मूवमेंट भी है, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल ज्वाइंट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सरफेस कांटेक्ट में आ रहा है ना। अगर देखा जाए तो ये दोनों हुक का आपस में सरफेस कांटेक्ट हो रहा है, तो ये लोअर पेयर का एग्जांपल है। यूनिवर्सल ज्वाइंट लोअर पेयर का एग्जांपल है। जहां भी टर्निंग हो, जहां पे टर्निंग पेयर बने, वहां होता है लोअर पेयर का, लोअर पेयर का एग्जांपल है। टर्निंग पेयर बोले चाहे रोलिंग पेयर बोले, टर्निंग पेयर बोले या स्क्रू पेयर बोले या सरफेस स्लाइडिंग पेयर बोले, तीन पेयर को याद रखिएगा। लोअर पेयर के अंदर तीन चीज आता है, टर्निंग, दूसरा स्लाइडिंग, तीसरा टर्निंग हो गया, स्लाइडिंग हो गया, स्क्रू ज्वाइंट भी है, स्क्रू पेयर भी है, लोअर पेयर के अंदर आता है। स्क्रू पेयर भी लोअर पेयर के अंदर है, लेकिन रोलर पेयर हायर पेयर के अंदर आएगा। इस क्वेश्चन में यूनिवर्सल ज्वाइंट के बारे में बात कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा लोअर पेयर, क्योंकि टर्निंग पेयर वहां हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी डिग्री
डिग्री ऑफ फ्रीडम, मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलने का मतलब हुआ कि उसका मूवमेंट, कैसा मूवमेंट हो रहा है। अगर एक डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है तो उसको बोलेगा सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम है। अगर मूवमेंट एक से अधिक डायरेक्शन में होता है तो बोलते हैं उसको 2 डिग्री ऑफ, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है। तो जनरली किसी भी मशीन का हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 रखते हैं। और यहाँ क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी डिग्री ऑफ फ्रीडम इन थ्रेड स्क्रू। तो स्क्रू क्या हो रहा है, रोटेट कर रहा है, तो रोटेट करेगा थ्रेड के ऊपर, इसलिए इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा 1 ही रहता है, ध्यान रखिएगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम बस शो करता है कि मोशन का डायरेक्शन, कि कितना डायरेक्शन में मोशन हो रहा, उसी को बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब यहां पे क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि इक्वेशन दिया हुआ है और इक्वेशन द नंबर ऑफ लिंक एल विच इज रिक्वायर्ड टू काइनामेटिक चैन, पर ध्यान रखिए काइनामेटिक चैन किसको बोलेंगे। तो जहां पे अगर चैन बोले किसको बोलते हैं, तो फर्स्ट लिंक अगर लास्ट लिंक से कनेक्ट है तो उसको चैन बोल देंगे। तो जरूरी नहीं है 4 ही हो, 5 6 7, ये भी क्या है, चैन है। यहाँ पे क्या 3 लिंक है, तीनों आपस में कनेक्ट है वो भी चैन है, या 4 लिंक है, चारों आपस में कनेक्ट है, ये भी क्या है, लिंक है। 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है। अगर मान लेते हैं ऐसे बना दिए तो 5 लिंक है, ये आपस में कनेक्ट है। तो जो पहला लिंक अगर मान लें 1 2 3 4, फर्स्ट लिंक और लास्ट लिंक आपस में कनेक्ट है तो एक लूप बना दिया, और लूप जब होता है तो उसको चैन बोलते हैं, काइनेमेटिक चैन नहीं बोलते, केवल चैन बोलते हैं। और काइनेमेटिक चैन किसको बोलेंगे, जिस चैन से मोशन का ट्रांसमिशन हो उसको बोलते हैं काइनेमेटिक चैन। जिस लिंक से मोशन का ट्रांसमिशन होगा उसी को बोलेंगे काइनेमेटिक चैन। तो उसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट 4 होता है नंबर ऑफ लिंक का। तो जो इक्वेशन दिया है इसे एक इक्वेशन है, सेटिस्फाई करेगा तभी हम लोग बोल सकते हैं काइनेमेटिक चैन है। तो अगर आपको याद है कि मिनिमम 4 लिंक से ही काइनेमेटिक चैन बनता है, तो ये चारों लिंक तो काइनेमेटिक चैन है। तो अगर बात करें यहाँ पे नंबर ऑफ लिंक कितना 4 है, नंबर ऑफ ज्वाइंट कितना है, देखिए हाँ 1 2 3 4, 4 ज्वाइंट है। तो इस इक्वेशन में पेयर पूछ रहा ना, पेयर कितना, 2 लिंक 1 और 2 मिला, एक लिंक यहाँ 2 और 3 मिला, दूसरा ज्वाइंट 3 और 4 मिला, तीसरा ज्वाइंट 4 और मिला। तो ज्वाइंट कितना है इसमें, नंबर ऑफ पेयर कितना 4। अब इस इक्वेशन में, इस क्वेश्चन में इक्वेशन दिया हुआ, पहला इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, देखते हैं फर्स्ट इक्वेशन क्या है, L इक्वल टू 2p माइनस 4। जो इक्वेशन सेटिस्फाई कर देगा मतलब दोनों बराबर हो जाएगा उसको बोल देंगे हम लोग काइनेमेटिक चैन है। तो लिंक कितना 4, अगर हम बात करें RHS का क्या दिख रहा है 2p माइनस 4, पेयर कितना 4 है, तो 2 इंटू 4 माइनस 4 इसका टू 4 आ गया, और लिंक तो 4 दिया ही हुआ। तो पहला इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया, इसलिए पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। दूसरा भी चेक कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी क्या है, L इक्वल टू P है 2p माइनस 3, तो 2p कितना 4, ये आ गया 5, और इधर कितना 4 है, तो ये क्या है नॉट सेटिस्फाइड। तो जो सेटिस्फाई करेगा वही काइनेमेटिक चैन होगा, और काइनेमेटिक चैन बनाने के लिए मिनिमम 4 लिंक चाहिए। तो इक्वेशन नंबर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है सही हो जाएगा, बाकी सब गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिटिकल स्पीड, नहीं क्रिटिकल स्पीड। तो क्रिटिकल स्पीड क्या होता है, तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो है वही है क्रिटिकल स्पीड को शो करता है। नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो होता है वही क्रिटिकल स्पीड को शो करता है, क्रिटिकल स्पीड। तो अगर हम बात करें नेचुरल फ्रीक्वेंसी का तो उसका इक्वेशन क्या होता है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन होता है Fn इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट S बाई M, और यही S बाई जो M है यही होता है ओमेगा अंडर रूट S बाई M। तो S क्या है, स्टिफनेस है, और M क्या है, मास है। और क्रिटिकल स्पीड तो किस पे डिपेंड करेगा, स्टिफनेस और मास दोनों पे डिपेंड करेगा।
फिर से आ गया फ्लूइड के अंदर, तो फ्लूइड मैकेनिक्स दोनों के लिए, चाहे हाइड्रोलिक्स दोनों के लिए कॉमन है, मैकेनिकल और सिविल के लिए। और यहाँ पे पहला ही बेसिक क्वेश्चन है स्ट्रोक। तो स्ट्रोक क्या होता है, किसका यूनिट है, तो काइनामेटिक विस्कोसिटी, उसको दिखाते हैं किससे, न्यू से। और न्यू इजकल होता है म्यू अपॉन रो। म्यू क्या है, डायनामिक विस्कोसिटी, और रो तो डेंसिटी है। तो अगर इसका यूनिट के बारे में बात करें तो थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं ना। पहले बात करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या है। द शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द rate of shear strength. Shear stress is directly proportional to rate of shear strength होता है। और यहां से म्यू क्या हो गया, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। इसी को बोल देते हैं हम लोग डायनेमिक विस्कोसिटी, du बाई dy, स्ट्रेस का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, और डिस्टेंस मीटर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है, मीटर बाय मीटर पर सेकेंड, ये तो कैंसिल हो जाएगा। और यहां से इक्वेशन है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ये जो इक्वेशन मिला, ये जो यूनिट मिला, ये किसका मिला, डायनेमिक विस्कोसिटी को। अब इसी का जब सीजीएस यूनिट चेंज करते हैं तो 1 न्यूटन में 10 का पावर 5 डाइन, क्योंकि फोर्स का सीरीज में डाइन होता है। सेकेंड, ठीक है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो मीटर स्क्वायर 10 का पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। और यहां से इक्वेशन मिला हमको 10 इंटू न्यूटन सॉरी डाइन सेकेंड सेंटीमीटर स्क्वायर, इसी को बोलते हैं प्वाइस, प्वाइस बोलते हैं। ये तो है डायनेमिक के बारे में। अब थोड़ा बात कर लेते हैं हम लोग काइनेमेटिक विस्कोसिटी का। तो इसका यूनिट अभी आया ना, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, और डेंसिटी का केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब। और न्यूटन हम लोग चेंज कर सकते हैं, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, ये सेकेंड है, ये मीटर स्क्वायर है, मीटर क्यूब अपॉन केजी। सॉल्व किए तो क्या आया, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब इसी को जब चेंज करते हैं सीजीएस में तो स्टॉक बन जाता है। तो चेंज करते हैं 1 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड इक्वल, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो मीटर स्क्वायर है, तो 10 का पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये होता है स्टॉक। तो यहां से क्वेश्चन क्या है, 1 स्टॉक इक्वल टू, तो डिवाइड में आ जाएगा 1/10 का पावर 4 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड इक्वल टू 1 स्टॉक। तो 1 स्टॉक इक्वल टू फाइनल क्या मिला हमको, 1 स्टॉक इक्वल टू 1/10 का पावर 4 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अच्छा, सेंटीमीटर में दिया होगा ना, सेंटीमीटर में पूछ रहा है तो सिंपल है। अगर सिंपल यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में तो वही हो जाएगा 1 स्टॉक, उसी को बोलते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, इसी को बोलते हैं स्टॉक। ऑप्शन नंबर ए, और 4 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड में माइनस डिवाइड में ना, तो माइनस में। अब यहां स्यूडोप्लास्टिक के बारे में पूछ रहा, स्यूडोप्लास्टिक, तो ये तो न्यूट्रियन फ्लूइड नहीं है, तो बहुत सारा टाइप का फ्लूइड है। देख ले क्वेश्चन नंबर 16, क्या स्यूडोप्लास्टिक,
तो अगर थोड़ा सा डील करें फ्लूइडोप्लास्टिक का, तो न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए इक्वेशन मेरे पास क्या था, टाउ अगर बात करें न्यूटोनियन फ्लूइड का, तो न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए तो इक्वेशन था टाउ इक्वल टू म्यू डी बाई डी वाई। और स्यूडोप्लाज्मिक न्यूटोनियन फ्लूइड नहीं है, तो उसके लिए जो लॉ होता है ए, जो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है सबके लिए पावर एन प्लस बी, एक इक्वेशन लिए। और यहाँ बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ए जो है वो विस्कोसिटी को दिखाएगा। तो कंडीशन ऑफ स्यूडोप्लास्टिक एन होता है लेस देन 1, एन का वैल्यू लेस देन 1 होता है, और बी इक्वल टू 0। यहां से जो इक्वेशन मिला वो होता है न्यूटोनियन के लिए, एन का वैल्यू लेस देन 1 होता है, बी 0 हो गया। अब यहां से ऑप्शन क्या है, ऑप्शन छाटते हैं। डायनेमिक विस्कोसिटी मतलब म्यू के बारे में पूछा है, डिक्रीज करेगा तो शियर स्ट्रेस इंक्रीज करेगा। तो डायनेमिक विस्कोसिटी अगर डिक्रीज करता है, डायनेमिक विस्कोसिटी अगर मान लीजिए विस्कोसिटी है, अगर ये डिक्रीज करता है तो शियर स्ट्रेस इंक्रीज करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि एन का वैल्यू जो है लेस देन 1 है, मतलब क्या है, निगेटिव में, निगेटिव में है, इसलिए ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होगा। क्योंकि ये एक कंडीशन खाली याद रखिएगा, स्यूडोप्लास्टिक में क्या होता है, एन का वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करता है। तो कंडीशन अगर याद है तो यहां से आप ऑप्शन मार सकते हैं। तो अभी तो दिख रहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, लेकिन एन निगेटिव में है इसलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। हाँ, बुआयंसी फोर्स इज डिपेंडेंट अपॉन। अब बुआयंसी फोर्स क्या होता है, तो बुआयंसी फोर्स वही जितना डिस्प्लेस करेगा मास, तो सबको पता कितना कोई चीज स्टेबल कैसे है, जैसे नाव कैसे फ्लो कर रहा है, नाव जो है तैरता कैसे है, तो उतना मास को डिस्प्लेस कर, जितना उसका वेट होता है उतना मास को डिस्प्लेस कर पाता है, इसलिए वो वाटर के ऊपर स्टेबल है। तो यहां से बुआयंसी फोर्स डिपेंड करेगा केवल मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट था, इसका भी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। अब नेक्स्ट डिस्कस करेंगे आगे नेक्स्ट क्लास में, टाइम हो चुकी है, इसलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।